जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ वहाँ तो हमेशा अक्सर ऐसा बोलते हैं कि लड़कियों को यहीं से बीएससी करा दो, बीएड डीएड करा दो, टीचर्स लाइन में चली जाएगी, आंखों के सामने रहेगी। जब भंवरकुआं में आप रहते हैं, भंवरकुआं में आप कोचिंग आते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो क्या आप भंवरकुआं की भीड़ से डर लगता है? सब लोग अपनी कोचिंग को कोचिंग संस्थान बोलते हैं, लेकिन मैं अपनी उत्कर्ष कोचिंग को उत्कर्ष परिवार बोलती हूँ। तो क्या कभी ऐसा होता है कि ये जो सोशल लाइफ है आपकी, ये पढ़ाई में कभी नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, चाहे यहाँ की हो चाहे घर की हो, कहीं की भी हो? तो लड़कियों के लिए तो खासकर ही बोला जाता है तो कि इतने दूर जाएगी, पढ़ेगी, अकेले रहेगी, कर भी पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो सर मेरा तो सबसे अच्छा ये था कि मेरे घर वालों का सपोर्ट था। उन लोगों ने कभी समाज के 4 लोग क्या बोलेंगे, लड़की को नहीं भेजना है, कि शादी करना है तो जल्दी बुला लो, कभी दबाव में नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं वो 4 लोग कभी अपना साथ नहीं देते। सिविल सेवा की तैयारी करती हैं, एमपीपीएससी को आपने सोचा है, तो लड़की को समाज किस एंगल से देखता है? अच्छा, किसी एक बच्चे को आंख में पट्टी बांध के भंवरकुआं ले आए और भंवरकुआं में आंख की पट्टी खोल दें तो उसे चारों ओर क्या दिखेगा? भंवरकुआं की गलियों में बसती है कहानियां, जहां हर मोड़ में मिलती है कुछ नई रवानियां। भंवरकुआं डायरीज है यादों का चौराहा, और इस हर चौराहे में मिलती है एक नई कहानी। कभी इनमें किताबों का बोझ तो कभी इनके हाथों में चाय की प्याली, कभी इनके हाथों में किताबों का बोझ तो कभी इनके हाथों में चाय की प्याली। यहीं से बनते थे, यहीं बनते हैं और यहीं ऐसे बनते रहेंगे अनगिनत अधिकारी। और नमस्कार, आप सबका स्वागत है भंवरकुआं डायरीज के इस एपिसोड में। और इस एपिसोड में मेरे साथ उपस्थित हैं श्रेया गुप्ता जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। अपने बारे में एक छोटा सा परिचय जरूर दे दीजिए। सर मेरा नाम श्रेया गुप्ता, मेरी माता का नाम श्रीमती कल्पना गुप्ता, मेरे पिता का नाम श्री राकेश गुप्ता जी। और मैं कटनी जिले की विजय राघवगढ़ तहसील से हूँ। आप कटनी जैसे जिले से, जो इंदौर से वैसे तो बहुत दूर है, हाँ, जब आप वहां से आई तो भाई ग्रेजुएशन के दौरान कई चीजें बोली जाती हैं। देखा भी जाता है कि या तो आप एसएससी कर लेती, बैंकिंग कर लेती, या गर्ल्स के लिए तो सबसे बेस्ट है एमपी में वर्ग 1 कर लो, वर्ग 2 कर लो, वर्ग 3 की तैयारी कर लो और शांतिपूर्वक जिंदगी जियो। फिर उसके बाद भी ये कांटों का रास्ता एमपीपीएससी क्यों चुना? सर जैसे आपने बोला लड़कियों के लिए वर्ग 1 कर लो, 2 कर लो, तो सर जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ वहाँ तो हमेशा अक्सर ऐसा बोलते हैं कि लड़कियों को यहीं से बीएससी करा दो, बीएड डीएड करा दो, टीचर्स लाइन में चली जाएगी, आंखों के सामने रहेगी। तो ऐसा ही तो था, पर ये प्रेरणा मेरे को मेरे पापा से मिली। उनका नेचर था ऐसा कि वो सबकी मदद करना चाहते हैं। उनके पास कोई भी आ जाए वो चाहते कि हाँ किसी भी तरह से वो उनकी मदद करेंगे। तो उसी से प्रेरणा मेरे को आई कि नहीं, और जो सर आप जानते हैं मदद करने के बाद जो आत्मसंतुष्टि मिलती है उसकी तो बात ही अलग रहती है। बिल्कुल सही कहा। उसी से सर प्रेरणा तो मिली। जब भंवरकुआं में आप आते हैं, जब आपने पहली बार कदम रखा कि मैं सिविल सेवा में आना चाहती हूँ, तो पहली बार मन में क्या क्या चल रहा था उस समय? सर सबसे पहले तो इतने दूर घर से आने का डर। इससे पहले कभी घर से दूर नहीं रहा, मम्मी पापा से अभी अकेले नहीं रहा, हमेशा मम्मी पापा के साथ रहना, उन पर निर्भर रहना। फिर यहाँ आने के बाद सब कुछ सोचना है कि यार मेरे को ये भी करना है, अकेले मेरे को ये भी करना है। और उससे पहले कोई अपने दोस्त भी नहीं बनते कोचिंग हॉस्टल में, फिर सब कुछ मैनेज करना, धीरे धीरे दोस्त बनाना, तो सर वो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। फिर दोस्त बनने के बाद तो जिंदगी अच्छी हो जाती है। जब भंवरकुआं में आप रहते हैं, भंवरकुआं में आप कोचिंग आते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो क्या भंवरकुआं की भीड़ से डर लगता है? सर सही बताऊं तो सब जब शुरुआत में मैं आई थी तो इतने सारे लोग थे, देख के लगता तो उनके चेहरे से ही लगता तो बहुत टैलेंटेड हो गए, इतनी भीड़ है और मेरा कैसे होगा, मैं तो इतनी छोटी हूँ। पर तब वास्तविकता में पता चलता है तो लगता नहीं, भीड़ तो बहुत ज्यादा है पर उसमें कंपटीशन बहुत कम है। तो फिर लगता है कि नहीं, हाँ मैं तो इसमें कर ले जाऊंगी। क्या बात है। यदि भंवरकुआं के बारे में, जो एक स्टूडेंट हब है एमपीपीएससी का, सिविल सेवा का, यदि तैयारी करनी है एमपीपीएससी की, तो इंदौर, सब कुछ इंदौर है। तो इंदौर में भंवरकुआं के स्टूडेंट लाइफ के लिए कोई 3 सबसे महत्वपूर्ण शब्दों में यदि बयां करना चाहें तो कैसे करोगे? सर सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कोचिंग, जो मतलब इतनी अच्छी, वो कभी परिवार की कमी महसूस होने ही नहीं दी। सब लोग अपनी कोचिंग को कोचिंग संस्थान बोलते हैं, लेकिन मैं अपनी उत्कर्ष कोचिंग को उत्कर्ष परिवार बोलती हूँ। जो मेरे को कभी अपने जो जिससे मैं बिछड़ के आई, मतलब दूर रही घर से, तो वो कभी परिवार की कमी महसूस नहीं होने दी। दूसरा, हम लोग की सर दोस्ती, हम लोग ऐसा जुगाड़ कर लेते हैं कि अब तो यहाँ पैसे का ऐसा रहता है कि अपन को सब कुछ मैनेज करके चलना है, ये भी खर्चा वो भी खर्चा। पर हम लोग सर ऐसा करते हैं कि एक दोस्त बैलेंस डलवा लिया तो दूसरा उस टाइम नहीं डलवाएगा, उसी से काम चलाना है। फिर दूसरे का खत्म हुआ तो फिर मैं डलवा लूंगी। तो ऐसे ही सर हम लोग का जुगाड़ चलता जाता है। तो कह सकते हैं हॉट स्पॉट
वो इसी टेक्नोलॉजी के कुछ इसी भी के चाहिए तो सर अपने हॉस्टल की वाईफाई से फोन किया कि यहाँ पास आ जा, मेरे को सामान चाहिए, नेट कनेक्ट कर देना। तो ऐसे हम लोग का चलता जाता है। भंवर कुआं में सबसे फेमस ऐसी जगह कौन सी होती है जहां स्टूडेंट लगातार जाता है? तो सब जानते हैं चाय की चुस्की। दुख हो, सुख हो, या सुबह हो, शाम हो, जाना हो, नहीं जाना हो, कोई भी टेंशन हो, एक फोन आया, चल चाय पीने चलते हैं। तो कुछ भी हो, सारी टेंशन भूल के चाय पीने चले जाते हैं। वहां इतनी मस्ती मस्ती मजाक, अपना दुख बताना, फिर सर सारी टेंशन भूल के अपने हॉस्टल में आकर फिर से पढ़ाई में लग जाते हैं। सर वो चीज बहुत अच्छी लगती है। तो ये जो चाय है, मैंने कह सकते हैं कि किसी का कोई खुशी का काम हो या गम का टाइम हो, हाँ, सब जगह पे जो विद्यार्थियों की पहली पसंद है वो चाय ही नजर आती है। यदि भंवर कुआं में देखें, कई बार ऐसा होता है कि हमें स्पिरिचुअल, यदि कुछ धार्मिकता से कनेक्ट होना है, जिस भी चीज को हम मानते हैं, जिस भी पंथ समुदाय को मानते हैं, तो क्या यहाँ पर ऐसी चीजें भी अवेलेबल हैं जो विद्यार्थी को एनर्जी से भर देती हैं? सर यहाँ तो हर कॉलोनी में एक पार्क है। आप सुबह योगा कर सकते हो, एक्सरसाइज कर लो, आपको कभी अच्छा नहीं लग रहा जाके आप अकेले बैठ सकते हो। जी। और वहीं पास फिर सबके धार्मिक आस्था के केंद्र हैं। जैसे सर मेरी हॉस्टल के सामने भी एक मंदिर है, तो वहां जाके अच्छा लगता है। अपना रोज सुबह शाम चले जाओ। सर लोगों की इतनी भीड़ देखते बच्चों की तो बड़ा अच्छा लगता है कि अभी भी उनमें इतना ही आस्था है और बच्चे वहां जाते हैं। चलिए, यहाँ की बातें होंगी, अब थोड़ा घर की ओर चलते हैं। जैसे Yes, बिछड़ाव sir. करके आप अधिकारी बनने का जो सपना है और हकीकत में वो जिसे बदलना, उसे लेकर आप आए हैं। यस सर। तो एक विद्यार्थी जो एक एमपीपीएससी की बहुत लंबी जर्नी है, इस जर्नी के दौरान जब वो यहाँ रहता है तो घर का सपोर्ट कितना जरूरी है? सर सबसे पहले तो घर का सपोर्ट है, तब वो यहाँ से वहां से यहाँ आ पाया। दूसरी चीज सर हम जानते हैं जो ये एमपीपीएससी है वो 3 चरणों में होती है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। जी। तो हम बोल सकते हैं पूरे सांप सीढ़ी की खेल की तरह है। आप सांप सीढ़ी का खेल खेलते हैं, आपने 98 97 तक पहुंच गए, मतलब मेंस या इंटरव्यू तक पहुंच गए। फिर अगर आप 99 में आए और वहां सांप है तो आपको फिर पूरा जीरो में आ जाते हो। तो उसके बाद खुद को उठाना जीरो से पूरा, फिर इंटरव्यू तक जाना, और उसमें सर दोस्त हो या घर का हो, सबका सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है सर। चलिए, क्या कभी ऐसा हुआ कि, चूंकि यहाँ भी आपके दोस्त तो बन ही जाते हैं, सर्किल तो बन ही हाँ। जाता है, तो क्या कभी ऐसा होता है कि ये जो सोशल लाइफ है आपकी, ये पढ़ाई में कभी नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है? चाहे यहाँ की हो, चाहे घर की हो, कहीं की भी हो, क्या सोशल लाइफ कभी इम्पैक्ट करती है? सर मेरा एक किस्सा है कि एक परिवार में शादी थी और वहां से भी दबाव था कि नहीं तुमको आना है, तो उसकी भी तैयारी करना, अपनी जो कोचिंग क्लासेस में चल रही है वो भी पढ़ना, पुराना हो गया है वो भी पढ़ना, टेस्ट का भी पढ़ना। तो और एक तो उत्कर्ष में हर एक तो वीकली टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट के बाद मंथली एक तो ये है कि सारे टॉप मंथ में जितने टेस्ट होते हैं तो टॉपर्स को बुला के टॉपर्स ट्रीट होती है। तो शादी के कारण मेरे टेस्ट छूट गए, तो जिसके चलते मेरे को टॉपर सीट नहीं मिल पाई। तो उसका अभी तक दुख होता है कि वाली टॉपर सीट मैंने मिस कर दी। तो ये बहुत अच्छा था सर। चलिए, अब चलते हैं हॉस्टल की ओर, जहां रहना तो होता है। तो हॉस्टल की सबसे बड़ी खुशी कब होती है आपको? मैंने हॉस्टल में रहते हुए यदि कोई सबसे बड़ी खुशी की बात करें तो वो खुशी क्या होती है? सर अगर पता चल जाए ये त्योहार आ रहा है और उस त्योहार में भंडारा होता है, तो वो तो खुशी सर अलग ही लेवल की होती है, क्योंकि अपन हॉस्टल में वही खाना खा के बोर हो जाते हैं और कभी तो पसंद ही नहीं आता। अगर अभी सर हम लोग के साथ हुआ कि हनुमान जयंती थी और हम लोग सब अलग अलग एरिया में रहे, तो एक दोस्त सबको बोल दिया कि कहाँ सबसे अच्छा हो रहा है भंडारा, तो लोकेशन सहित वो भेजना। तो सब ढूंढते हैं अपने अपने एरिया के, और जिस एरिया का सबसे अच्छा भंडार हो तो लोकेशन सहित भेज दिया कि चल इतने बजे हो रहा है, यहाँ हो रहा है, अपन सबको चलना है। तो सर हम लोग के साथ ऐसे हो कि इतनी भीड़ थी वहां, इतनी गर्मी थी कि लग ही नहीं रहा था कि अपना नंबर आएगा, पर सोच तो लिया था कि आया है तो वहां से खा के ही जाएंगे। मैंने कह सकते हैं कि एमपीपीएससी के जो सिलेबस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आपने उसका उपयोग वहां भंडारे में कर लिया। सर गिरने से बचे, पर खा के तो जाएंगे यहाँ से। तो मैंने कैसे पहचानते हैं कि ये भंडारा हो रहा है? मैंने जहां भीड़ है वहीं भंडारा है। हाँ सर, कहीं बहुत ज्यादा भीड़ है तो पक्का कुछ ना कुछ तो वहां मिल रहा होगा, या तो कुछ बट रहा होगा, तो लाइन में लग जाओ। जब आप तैयारी करते हैं तो भाई एक बहुत लंबा चरण है, प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है। तो क्या कभी, जो कि आप एक लड़की हैं, तो क्या समाज के ताने झेलने मिलते हैं कि घर गए कभी तो किसी ने पूछ लिया अभी तक ही पढ़ रही हो? ऐसा कुछ हुआ क्या कभी? सर समाज अपन अच्छा करते हैं तो भी बुरा बोलता है, बुरा करते हैं तो बुरा बोलता ही बोलता है। तो लड़कियों के लिए तो खासकर ही बोला जाता है।
तो कि इतने दूर जाएगी, पढ़ेगी, अकेले रहेगी, कर भी पाएगी जी। कि नहीं कर पाएगी। तो सर मेरा तो सबसे अच्छा ये था कि मेरे घर वालों का सपोर्ट था। उन लोगों ने कभी समाज के 4 लोग क्या बोलेंगे, लड़की को नहीं भेजना है कि शादी करना है तो जल्दी बुला लो, कभी दबाव में नहीं आए, क्योंकि हम सब जानते हैं वो 4 लोग कभी अपना साथ नहीं देते। तो उन्होंने हमेशा अपने सपने को देखा, बच्चों की खुशी को देखा और बाहर भेजा। तो आज मैं जो भी हूँ सब उन्हीं के कारण हूँ सर। माने कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट बोलते तो हैं, बोलते तो हैं सर, तो पर कैसे मुंह बंद करेंगे, ऐसा कैसे सोचा कि कैसा क्या करेंगे कि मुंह बंद हो सर जाएगा? बोलते तो है कि इतने साल से गई है, अभी तक तुम्हें कोचिंग नहीं हुई, अभी तक पढ़ रही है, अभी तक सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तुम कोई से एग्जाम नहीं दे रही। तो सर मैं भी बोल देती हूँ हाँ मेरी नहीं हुई, या मैं नहीं पढ़ रही, या मैं पढ़ लूंगी। फिर सब पता है जैसे रिजल्ट आया माने रिजल्ट से मुंह बंद करने सबका वाले हैं मुंह आप। बंद करते हैं। जब आप भंवरकुआं में रहते हैं तो भाई संडे का दिन, जैसे सभी जानते हैं कि संडे को एक टाइम खाना नहीं मिलता नहीं है, मिलता। तो क्या कभी ऐसा कुछ जुगाड़ वुगाड़ करते हैं कि भाई रात को पढ़ रहे हैं, अब खाने की इच्छा हो गई, तो फिर उस समय कैसे जुगाड़ करते हैं? सर हॉस्टल में ऐसा रहता है कि हर फ्लोर में एक गैस रहती है, और फ्लोर में 4-5 रूम है, लड़कियां बहुत सारी हैं, सबको खाना बनाना है, और कभी अपन को बहुत तेज भूख लगाई तो वेट ही नहीं होता कि वो बना ले फिर अपन बनाए। तो कुछ ना कुछ 2-4 लोग जुगाड़ करके कि चलो, या तो कोई बना रहा है तो वहां चले जाते हैं, अपने इंटरनेशनल संबंध अपने याद आ जाते हैं कि वो कभी दोस्ती थी, उसको अच्छी अच्छी बातें बताना, उससे अच्छा, उस समय की बातें याद दिला के वर्तमान हाँ, में उसको ओके। मक्खन लगाना कि अपन ऐसे करते थे, मैंने ये किया, तूने वो किया, तो फिर उसको मना के फिर उसके साथ खाना खाना। तो सर ऐसे में जुगाड़ बन जाता है। और इन द केस यदि अपने हॉस्टल में जुगाड़ नहीं बन पाया फिर क्या करते हैं? फिर सर अगर कोई रूम से रहता है या किसी के हॉस्टल में शाम को कुछ भी मिल रहा है, सर उसको फोन लगा दी कि आज मेरा नहीं है यार, तू जुगाड़ कर दे, अपना अच्छा। खाना ले आए। तो कहीं से कुछ भी भी खाना है। खाना तो है तो जुगाड़ कर लिया। अच्छा, जब आप सिविल सेवा की तैयारी करती हैं, एमबीबीएससी को आपने सोचा है, तो लड़की को समाज किस एंगल से देखता है? क्या आपको लगता है, कैसी नजर, आपकी नजरों से क्या लगता है कि समाज एक लड़की को सिविल सेवा की तैयारी में कैसे देखता है? सर वही जिस क्षेत्र से मैं आई तो वो यही सोचते थे कि नहीं लड़की को बीएड, मैं अभी तक कर रही हूँ तो अभी तक लोगों का बोलना है कि नहीं इसको तो टीचर्स बना दो, बीएड डीएड करा दो। अभी तक लगी हुई है, अभी बीएड डीएड करती तो टीचर बन गई होती, अभी तक बन गई होती। अभी तक बन गई होती, अपने पैरों में खड़ी हो गई होती। ये तो सब बोलते हैं सर। मेरे यहाँ भी एक एग्जाम्पल है, मेरे एक भैया हैं, उनका भी यूपीएससी 2023 में आईपीएस में हुआ है। तो उनकी भी बहुत लंबी जर्नी रही 5 साल की। तो उनके माँ बाप को भी उस समाज ने बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ सुना, पर उन्होंने कभी अपने बच्चों पर प्रेशर भी नहीं डाला कि नहीं तुमको करना ही है। उन्होंने बोला कि तुम अपना 100% दो, नहीं हो पर तुम एक अच्छे नागरिक तो बन के निकलोगे वहां से। तो कभी बच्चों पर प्रेशर नहीं डाला, हमेशा उसका उनका सपोर्ट किया, और आज रिजल्ट वो दिखा, वो आईपीएस के पद पर, और वो खुशी। हम भी चाहते हैं आप बहुत जल्दी सिलेक्ट हो जाएं, और जो समाज sir. लड़कियों को विशेष रूप से बहुत। आगे बढ़ने नहीं देता वो आपको बढ़ने दो। कह भी सकते हैं ना कि जब कल्पना चावला जी हैं, सुनीता विलियम्स जी हैं, तो सर मैं क्यों नहीं। सर यही एक लाइन मेरे को बहुत मोटिवेट करती कि मैं कर सकती हूँ और मैं कर ही लूंगी। और जब भी मैं डिमोटिवेट होती हूँ तो यही लाइन मैं खुद से बोलती हूँ कि मैं कर सकती हूँ और मैं कर ही लूंगी। तो ये चीज मेरे को सर बहुत आगे बढ़ाती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, किसी एक बच्चे को आंख में पट्टी बांध के भंवरकुआं ले आए, हाँ। और भंवरकुआं में आंख की पट्टी खोल दें तो उसे चारों ओर क्या दिखेगा? आपका क्या अनुभव है इसमें? सर चारों ओर तो कोचिंग संस्थान, जहाँ देखो वहाँ कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी हो गई, इतनी भीड़ हो गई, चाय की टपरी हो गई। तो सबसे पहले तो उसी में फिर भटकाव भी बहुत ज्यादा हो जाता है कि इतनी सारी कोचिंग संस्थान है, कोई बोल दिया ये कोचिंग संस्थान बहुत अच्छी, तो बच्चा आंख बंद करके उसमें ही चला जाता है। पर आप जब सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हो तो आपको खुद का अनुभव होना चाहिए। डेमो क्लासेस देखो, उनकी ऑनलाइन क्लासेस देखो, यूट्यूब में देखो कैसा क्या उनका कमेंट है, पढ़ाने का तरीका है। फिर उस हिसाब से उनको कोचिंग संस्थान लेनी चाहिए। ये नहीं कि किसी के भी बहकावे में आके, क्योंकि सर उंगली की, जब हाथ की 5 उंगली समान नहीं हो सकती तो हर व्यक्ति का नजरिया तो एक जैसा कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल। आपने उत्कर्ष क्यों ज्वाइन की? आपने तो ये बता दिया दूसरों का, आपने क्यों उत्कर्ष ज्वाइन की? सर जब मैं आई तो 2-3 ऑप्शन थे, पर सबसे पहले मैंने उत्कर्ष को देखा, उसका रिसर्च किया, ऑनलाइन क्लासेस देखी, यूट्यूब में देखा, फिर डेमो क्लासेस लिया। तो जो ऑनलाइन सर पढ़ा रहे थे उन्होंने ऑफलाइन में पढ़ाया। तो फिर मेरे को सारी सुविधाएं जो इस चीज में लगती हैं पीएससी में, तो मेरे को उत्कर्ष में मिली। फिर जब मैं उत्कर्ष से जुड़ी तो जितना मैंने सोचा नहीं था सर, उससे बहुत ज्यादा मेरे को यहाँ मिला, और आज जाना ही जाता है नवाचार के लिए उत्कर्ष।
तो इसके लिए मैं डायरेक्टर सर निर्मल सर को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने इतना अच्छा संस्थान, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बच्चे को दिया, और इंडिया में हर राज्य में होना चाहिए सर। चलिए तो बच्चे बिल्कुल, को बहुत मदद उत्कर्ष हर मिलती जगह है। हो, आप जैसे अधिकारी बहुत जल्दी बन जाएं, हम तो यही चाहते हैं। Yes, अच्छा, sir. उत्कर्ष में जो ये माइक्रो बैच का कॉन्सेप्ट है वो आपको कैसा लगता है? सर सबसे अच्छी तो माइक्रो बैच बहुत सही है सर, क्योंकि इतनी सारी भीड़ में आप सबसे पीछे बैठ रहे हो, कभी कभी तो सर आपका नाम ही नहीं जानते कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, मतलब आप पढ़ने में कैसे हो। माइक्रो बैच में ऐसा रहता है कि आप कहीं भी हो सर, आपका नाम जानेंगे, आपका व्यक्तिगत कमी जानेंगे कि आपके में क्या कमी है, फिर उसको सुधारेंगे। अगर एक दिन नहीं आते हो तो दूसरे दिन सर पकड़ लेंगे कि कल तुम नहीं आई थी। तो सर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देते हैं, तो बहुत हेल्पफुल रहता है ये माइक्रो क्या बैच सर। माइक्रो बैच में आंसर राइटिंग करना, आंसर राइटिंग आपने कैसे की, उसके रिजल्ट आपको मिलना, हाँ वो भी पॉसिबल हो जाता है? हाँ सर, इतनी भीड़ में अगर माइक्रो बैच नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं, तो उसमें आंसर दिखाने के लिए भी इतनी लंबी लाइन, या तो कभी कभी लगता है कि चलो रहने तो नहीं चेक कराते। पर माइक्रो बैच में ऐसा होता है कि आप व्यक्तिगत रूप से उनसे क्या कमी है पर्सनली बहुत अच्छे से पूछ लो, रोज आंसर चेक करवा लो, एक क्लास के बाद आंसर चेक करवा लो, तो इसमें बहुत सुविधा मिलती मैंने है। आपके यहाँ 40-50 से ज्यादा बच्चे एक क्लास में नहीं होते? नहीं होते, 40-50 होते। इसमें सर हर बच्चे को नाम जानते हैं, उसकी कमी जानते हैं, उसको सुधारने की कोशिश करते हैं और हर बच्चे पर ध्यान देते हैं। और क्या टेस्ट भी होते हैं रेगुलर? हाँ सर, यहाँ जैसे हफ्ते में एक महीने में 4 संडे तो बोला जाए, एक संडे को करंट की क्लास लगेगी, फिर दूसरे संडे को करंट का टेस्ट होगा, फिर प्री का टेस्ट होगा, फिर मेंस का टेस्ट होगा। मतलब हम लोग के चारों संडे पैक रहते। एक को खुशी रहती है कि संडे आ रहा है तो अपन सोएंगे, मस्ती करेंगे, पर हम लोग के चारों संडे पैक रहते हैं। मैंने जो प्रीलिम्स में एक यूनिट है करंट अफेयर की, हाँ क्या उसकी भी क्लास यहाँ लगती है? हाँ सर, एक संडे पहले करंट की क्लास लगती है, तो एक पिछले मंथ का पूरा करंट पढ़ाया जाता है, और फिर दूसरे करंट उस करंट का उस मंथ के करंट का टेस्ट भी होता है। तो आप एक बार पढ़ लिए, दूसरी बार टेस्ट भी दे लिए, तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है। प्रीलिम्स के लिए भी एक संडे एक डेडिकेटेड संडे है और मेंस के लिए एक संडे। चलिए, तो मैंने पूरे तरह से चारों कॉम्पैक्ट संडे। करके आपको परफेक्ट हाँ, अधिकारी ये बनाने। नहीं कि आपकी प्री का टेस्ट ले रहे हैं या मेंस का ले रहे हैं, तो इसमें प्री भी, मेंस भी, करंट भी, जिससे बच्चा करंट से भी जुड़ता रहे जी। और सब जानकारी भी। टेस्ट तो हर कोई ले लेता है, यस सर। कॉपी क्या परफेक्ट चेक होती है? सबसे इम्पोर्टेंट ये है। सबसे बढ़िया सर, कॉपी तो आपने पॉइंट लिखे और वो ये भी सजेस्ट कर देती कि आप इससे अच्छा पॉइंट भी लिख सकते थे, आप इंट्रो ये बना सकते थे, आपकी कमी ये है कि आपको अपनी भाषा सुधारनी है या शब्द सीमा का ध्यान रखना। मतलब हर एक छोटी छोटी चीज ध्यान दे दी जाती है, उसमें लिख दी जाती है कि बच्चा अपने टेस्ट में, अगले टेस्ट में उस कमी को सुधार सके। और अब चलो टेस्ट में कॉपी में लिख भी दिया, हाँ। अब पर आपको लगता है कि यहाँ और क्या हो सकता था, या यहाँ पर 7 मार्क में मुझे 3 ही नंबर मिले, यदि इसके लिए विषयगत आपको बात करनी है तो क्या वो सुविधा आपको मिल जाएगी? बिल्कुल सर, जैसे अपने टेस्ट दिया तो टीम ने टेस्ट चेक कर दिया, नंबर दे दिया, फिर आप उस टेस्ट को आप पर्सनली सर के को भी दिखा सकते हो सब्जेक्ट वाइज कि सर मेरे को इतने कम नंबर मिले, कि मैं कहाँ सुधार कर सकती हूँ। तो वो बताएंगे कि आप इंट्रो ऐसा बना सकते हो, बीच में आप मेन बॉडी में ऐसा डायग्राम या फ्लो चार्ट बना सकते हो, आप फिनिशिंग ऐसे दे सकते हो। तो पर्सनली भी वो सर के सुझाव भी मिल जाते हैं। यदि कोई विद्यार्थी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है तो क्या उसे पीवाईक्यू, जो पुराने साल के पेपर्स हैं, क्या उन्हें भी करना चाहिए, कंप्लीट करना चाहिए? हाँ सर, मेरे से तो करना चाहिए कि हाँ, पीवाईक्यू बहुत अच्छे होते हैं, हेल्पफुल भी होते हैं और ट्रेंड भी पता चल जाता हाँ, है। उत्कर्ष संस्थान में तो यही होता है कि कोई भी अगर नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले आपको पीवाईक्यू से परिचित करा दिया जाएगा कि अब अपन ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं और इस टॉपिक से पिछले साल ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो सर इससे ये होता है कि अपन टॉपिक तो पढ़ रहे हैं, फिर अपन को पता भी चल गया कि हाँ इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अपन भटकाव नहीं होता कि अपन कुछ भी पढ़ रहे हैं भले वो पेपर में नहीं आना। जब आप यहाँ रहते हैं भंवरकुआं में, तो कम्युनिकेशन स्किल्स को, जो संचार कौशल, इसे अच्छा करने के लिए डेली लाइफ में आप क्या करते हैं? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरव्यू भी देना है आपको। तो मेरी कमी ये रही कि थी, मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, मतलब सबके सामने मैं बात नहीं कर सकती थी। एक तो इसमें मेरी उत्कर्ष संस्थान ने बहुत मदद करी, हर क्लास में सबसे बात करना, टीचर्स भी पर्सनली बुला के बोलते थे, सबके सामने बोलना, तो वो बोलने का तरीका मैंने सीखा। दूसरा, मैंने खुद के स्तर पर मिरर के सामने खुद से बात करना सीखा। जैसे इंटरव्यू में पहले अपना परिचय पूछा, फिर अपनी हॉबी बताई, जिले के बारे में बताया, तो ऐसे धीरे धीरे करके मैंने खुद से बात करना चालू किया, तो अब मैं सबसे बात कर सकती हूँ। बिल्कुल। क्या गर्ल्स के लिए भंवरकुआं पूर्ण रूप से सुरक्षित है? आपकी नजर में क्या कहती हैं? सर हाँ, बोल तो सकते हैं कि सुरक्षित है, पर सुरक्षा तो अपने हाथों में भी है, बच्चे को भी उसको लेकर जागरूक होना चाहिए।
तो अपन जैसे हॉस्टल भी लेते हैं तो वो भी बहुत सिक्योरिटी रहती है उसमें कि 10 बजे के बाद मतलब रात में लड़कियों के लिए सेफ्टी रहती है। यहाँ का पुलिस बल भी बहुत अच्छा होता है, पर इसके साथ साथ अपने बच्चे को भी ध्यान रखना चाहिए कि मेरी सेफ्टी मेरे हाथ में है, उसको जागरूक होना चाहिए। तो सुरक्षा तो बोल सकते हैं सर, इंदौर में तो मैंने है। गर्ल्स हॉस्टल में वार्डन होते हैं? हाँ सर, वार्डन भी होते हैं, और कोई भी जैसे लड़का भी है वो भी अलाउ नहीं है आना, तो माँ बाप को भी टेंशन फ्री रहती है कि मेरी लड़की सुरक्षित है। और पुलिस बल तो है ही सर, बहुत अच्छा है वो। चलिए, तो यदि आपसे कहा जाए कि भंवर कुआं में कोई एक चीज सुधारना है, क्या सुधारते हैं? यदि आपको एक इतना अच्छा पावर दे दिया जाए कि भंवर कुआं में विद्यार्थियों के लिए कोई एक चीज को सुधारा जा सकता है, या तो वो चीज होगी या तो होने वाली है, ऐसी क्या चीज है जिसको आप सुधारने की कोशिश करते हैं? सर सुधारने की कोशिश में तो एक ड्रेन सिस्टम तो है ही कि बारिश के समय पानी भर जाता है तो दिक्कत आती है। दूसरा सर, हॉस्टल में अगर अपनी पेरेंट्स मिलने आते हैं तो अभी कुछ टाइम पहले मेरे पेरेंट्स मिलने आए तो सर रुकने की बहुत दिक्कत हो जाती है उनको। तो हॉस्टल में ऐसा कुछ व्यवस्था होनी चाहिए कि एक रात या पेरेंट्स रुक सकें। तो माने कोई एक ऐसा कमरा हो जो हाँ, डेडिकेटेड अपने पेरेंट्स के पेरेंट्स लिए के लिए हो, हो। तो वो आ रहे हैं तो अच्छे से मिल सके अपने बच्चे से। तो ये 2 चीज में तो सर काम जैसे अभी करना आते हैं चाहूंगी। मम्मी पापा, फिर कहाँ रुकते हैं? सर या तो फिर उनको होटल देखनी पड़ती है, या तो फिर आए और दिन में मिलके उनको शाम को ही निकलना पड़ता है, तो अच्छे से मिल भी नहीं पाते, बातें भी नहीं हो पाती हैं। तो इसके लिए तो एक ऐसा रूम तो होना बिल्कुल हम भी चाहिए। यहाँ से इस पूरे मंच के माध्यम से चाहते हैं कि भाई जितने भी हॉस्टल संचालक, कम से कम एक ऐसा रूम तो जरूर हो जो विद्यार्थी चाहते हैं, कम से कम एटलीस्ट उनके जो फैमिली मेंबर आते हैं कम से कम वो वहां पर रुक सकें। और बिल्कुल ये था आज का ये पूरा कारवां, जिसमें आपने देखा कि भाई भंवर कुआं की गलियों में बसती हैं कहानियां, यहाँ हर मोड़ में मिलती हैं कुछ नई रवानियां। ये जो भंवर कुआं डायरीज है ना, ये है यादों का चौराहा जहां हर मोड़ में मिलती है एक नई कहानी। इनमें कभी किताबों का बोझ तो कभी इनके हाथों में चाय की प्याली। यहीं बनते थे, यहीं से बने हैं और यहीं बनते रहेंगे अनगिनत अधिकारी। और यही था आज भंवर कुआं डायरीज का ये एपिसोड। पर यदि आपकी भी कहानी है बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कर सकती है अनेक और भावी अधिकारियों और अधिकारियों को मोटिवेट, तो कमेंट जरूर कीजिए। हम जरूर आपको इस पूरे के पूरे एपिसोड में हम अगले में शामिल करेंगे। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो और एपिसोड में। नमस्कार।